प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे इस डिजिटल प्लेटफार्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 11th आरोह भाग 1 का जो दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन है। बच्चों, यह एक शब्द चित्र है जो मियां नसीरुद्दीन के हाव भाव, स्वभाव, उनकी वेशभूषा, उनकी बातचीत, इन सब के विषय में एक रोचक तथ्य लेखिका कृष्णा सोबती ने प्रस्तुत किया है। तो आइए आज मियां नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन का जो गद्य भाग है वो है आज का भाग 2। तो आज हम भाग 2 का गद्य वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो कठिन शब्द होंगे उसके अर्थ बताएंगे और क्या लेखिका ने कहा है इस गद्यांश में, उस माध्यम से क्या बताया गया है, इसे हम आपको बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए आगे का गद्यांश है कि लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो देखिए 2 शब्द इसमें बच्चों आ गए हैं। एक है इल्म, जिसका अर्थ होता है शिक्षा, और एक शब्द है हासिल। हासिल का अर्थ है प्राप्त करना। तो इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, मैंने लेखिका ने पूछा मियां नसीरुद्दीन से, क्योंकि उन्हीं के दुकान पर खड़ी थी। मियां नसीरुद्दीन एक नान बाई थे, रोटियां पका करके बेचने का काम करते थे। मियां नसीरुद्दीन अपने कार्य को कला मानते थे। दूसरी बात ये थी कि वो ख़ानदानी अपने आप को मानते थे कि उनके पूर्वज मुग़लों के ज़माने से रोटियां बनाने और बेचने का कार्य करते चले आए हैं। तो लेखिका से बातचीत किससे हो रही है बच्चों? मियां नसीरुद्दीन से हो रही है। तो लेखिका मियां नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि किस्म किस्म माने अलग अलग तरीके की रोटी पकाने का इल्म, ज्ञान, शिक्षा आपने कहाँ से हासिल किया, कहाँ से प्राप्त किया। अब देखिए, मियां नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे हम पर फेर दिए का तात्पर्य है, इसका क्या आशय है? लेखिका ने कहा कि जब मैंने मियां नसीरुद्दीन से यह पूछा कि आपने कई प्रकार की रोटियां बनाना कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने अपने आँखों के कंचे, कंचा माने शीशे की गोली होती है, और आँखों का गोलक जो होता है, जैसे कोई अगर तिरछे की तरफ देखता है तो ये आँखों का गोलक बच्चों उस दिशा में जाता है, तो उसे लेखिका ने कंचा कहा है। तो आँखों को फेर दिया माने लेखिका की तरफ मियां नसीरुद्दीन देखने लगे और फिर तरेर कर बोले, तरेर कर बिल्कुल तन करके, अकड़ करके बोले। क्या मतलब? इसका क्या मतलब पूछने का है ना? मियां नसीरुद्दीन ने फिर कहा, पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं जाएगा। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि जो नान बाई होता है, क्या वह इल्म, यह शिक्षा, रोटियां पकाने की जो शिक्षा है वो कहीं लेने जाएगा? वो कहीं स्कूल में पढ़ने और सीखने नहीं जाएगा, बल्कि क्या नगीना साज के पास, या आईना साज के पास, या मीना साज के पास। तो बच्चों इसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए। देखिए, एक शब्द है नगीना साज, नगीना साज। दूसरा है मीना साज, और तीसरा है
एक रंगरेज भी जान लीजिए। रंगरेज। तो नगीना साज का अर्थ है, नगीना जड़ने वाला। इसी प्रकार, एक मिनट बच्चों, हमने इस पर लिख दिया है, नगीना साज का अर्थ है नगीना जड़ने वाला। मीना साज का है मीना जड़ने वाला। और रंगरेज का अर्थ है कपड़ा रंगने वाला। कपड़ा रंगने वाला। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। आपने देखा होगा कि आभूषणों में जो नग लगाते हैं उसे नगीना साज कहते हैं। और मीना जड़ने वाला, या कह सकते हैं कि मीनाकारी करने वाला। करने वाला। तो मीना साज, मीना जड़ने वाला या मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। तो मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती से पूछते हैं, कहते हैं कि हम नानबाई हैं, ख़ानदानी नानबाई हैं, तो क्या हम नगीना साज के पास जाएंगे या मीना साज के पास जाएंगे, या रंगरेज जो कपड़ा रंगने का काम करते हैं उनके यहाँ जाकर के यह हुनर सीखेंगे? ये तो हमारे ख़ानदानी हुनर हैं, हमारे पिता, उनके पिता से हमें एक शिक्षा धीरे धीरे मिलती चली आई है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम मीना साज, नगीना साज और रंगरेज के पास क्यों जाएंगे? आगे देखिए। या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएंगे। बच्चों, रफूगर होते थे जो अगर किसी के कपड़े फट जाते थे तो उस फटे कपड़े को धागे से वो भरने का काम करते थे, लेकिन वो ऐसा भरते थे कि कोई समझ नहीं पाता था कि हाँ यहाँ पर जो है दूसरे धागे लगाए गए हैं। तो एक तरह से रफूगर, रफू करने वाले, उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि क्या हम रफूगर के पास जाएंगे या तेली, तेल बेचने वाले, तंबोली, पान बेचने वाले के पास जाएंगे? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका कृष्णा सोबती से कहा कि आपने ये क्या फरमा दिया, आपने क्या कह दिया? हमारा यह जो पेशा है यह खानदानी है, माने हमारे पूर्वजों से, पीढ़ियों से चला आ रहा है। इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। तो वालिद शब्द आया हुआ है, देखिए, वालिद का अर्थ होता है पिता, और उस्ताद का अर्थ होता है गुरु। तो बच्चों, मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि जो कुछ भी हमने नानबाई अर्थात रोटियां पकाने की कला सीखा है वह अपने वालिद से सीखा है, अपने पिता से सीखा है, और हमारे वालिद ही हमारे उस्ताद थे, हमारे गुरु थे। ये बात किसने कहा? मियाँ नसीरुद्दीन ने। किससे कहा? लेखिका से कहा। आगे देखिए। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार करना माने स्वीकार करेंगे या सीखेंगे। अख्तियार का अर्थ स्वीकार करना होता है। मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर। बच्चों, एक शब्द आया है मरहूम। मरहूम का अर्थ है इस संसार को छोड़कर चले जाने वाले, मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले। जब इनके पिता मरहूम हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो पिता की जगह पर ही मियाँ नसीरुद्दीन आकर के बैठ गए। एक शब्द दिया हुआ है, देखिए,
आ बैठे उसी ठीहे पर। ये ठीहे क्या होता है बच्चों? मियाँ नसीरुद्दीन के जो वालिद थे, जो पिता थे, वह इसी दुकान पर बैठा करते थे। रोटियां बनाने की कला में माहिर थे। उन्होंने अपने बेटे मियाँ नसीरुद्दीन को सिखाया यह कार्य। जब इनके माने मियाँ नसीरुद्दीन के पिता मरहूम हो गए, मर गए, चले गए संसार छोड़कर, तो उन्हीं के ठीहे पर आ बैठे। ठीहे का मतलब है स्थान पर। जिस स्थान पर बैठ करके पिता रोजगार चलाते थे, काम करते थे, उसी स्थान पर अब मियाँ नसीरुद्दीन काम करने लगे। ठीक, तो ठीहा अर्थात वह स्थान जहाँ उनके पिता या उनके बाबा काम करते थे और धीरे उनके पिता करने लगे, उसके बाद वहीं पर मियाँ नसीरुद्दीन भी कार्य करने लगे। ठीक, आगे देखिए। लेखिका ने कहा आपके वालिद माने आपके पिता। तो जब यह प्रश्न किया कृष्णा सोबती ने मियाँ नसीरुद्दीन से, तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लम्हा एक शब्द है, देखिए इधर देख लीजिए। लम्हा का अर्थ है क्षण, माने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उनकी आंखें भट्ठी में गुम हो गई। भट्ठी में गुम होना मतलब जो आगे आग की भट्टी जल रही थी, मानो वह भट्टी में गुम होने का मतलब वो अपने पिता को सोचने लगे, पिता के ध्यान में डूब गए कि मेरे पिताजी कैसे थे, किस तरह मुझे सिखाया उन्होंने, यहाँ पर वो बैठते थे। तो कुछ क्षण के लिए अपने पिता के विषय में सोचने लगे, पिता के बारे में खो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें उस भट्टी में, आग की भट्टी में गुम हो गई हों। उस क्षण के लिए वो अपने पिता की यादों में डूब गए। देखिए, लगा गहरी सोच में है। लेखिका कृष्णा सोबती कह रही हैं कि ऐसा लगा जैसे मियाँ नसीरुद्दीन गहरी सोच में डूबे हुए हैं। फिर सिर हिलाया, माने मियाँ नसीरुद्दीन फिर सिर हिलाए। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? माने लेखिका ने कहा कि क्या आपके आंखों के सामने आपके पिता का चेहरा आ गया जिसमें आप गुम हो गए, सोचने लगे, चिंता में डूब गए? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। वालिद माने पिता। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ही मशहूर नानबाई थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन अपने पिता के विषय में क्या बताते हैं। उनका नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। बच्चों, बहुत से लोगों का नाम आपने सुना होगा कि क्षेत्र और स्थान के नाम भी अपने आगे जोड़ लेते हैं। गढ़ैया मोहल्ला के पास उनकी दुकान थी। तो मियाँ नसीरुद्दीन अपने पिता के विषय में जब बताते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो बड़े ही मशहूर थे, बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लोग उन्हें जानते थे और उन्हें किस नाम से पुकारते थे? मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। और इनके पिता के पिताजी मतलब दादाजी, किसके? मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद माने यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो मियाँ कल्लन जो है मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का नाम था। इनके पिता का नाम मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले था। नाम हाँ जी। लेखिका कहती हैं कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पिता या आपके दादाजी, उनकी जो कुछ भी आपको नसीहत मिली हो, जो कुछ सीख दी गई हो, कुछ शिक्षा दी गई हो, वह कुछ याद हो तो आप मुझे बता दीजिए। मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि नसीहत काहे की मियाँ, नसीहत कैसी? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि नसीहत क्या, काम जो है जब किया जाता है
तब उससे हम सीख सकते हैं। और मुझे नसीहत और केवल तरीके और शिक्षा देने से क्या उसका मतलब, कोई नसीहत नहीं। हमने कार्य करना शुरू कर दिया, आकर के रोटियां बनाने शुरू किए, धीरे धीरे हमें जानकारी होती चली गई। ये किसने जवाब दिया? मियां नसरुद्दीन ने। देखिए मियां नसरुद्दीन ने कहा हाँ, आगे उन्होंने कहा बजा फरमाया है, माने ठीक ही आपने कहा है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, मैं लेखिका कहती हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, मियां नसरुद्दीन के विषय में कहती हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, इशारा करते हुए कहाँ? भट्ठी की तरफ। बच्चों आप मियां नसरुद्दीन का पूरा पाठ एक बार अवश्य पढ़िएगा, आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पूरा, तो इसे कई बार पढ़ने से आपको अच्छी तरह समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए कोष्टक में दिया है, हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, लेखिका ने भट्ठी की ओर इशारा करते हुए कहा इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, माने वालिद साहब आपके पिता ने कुछ तो सिखाया होगा जब आप इस भट्ठी पर आए रोटियां बनाने और काम करने के लिए। देखिए नसूरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। कस खींचना माने बीड़ी पी रहे थे तो धुएं को अंदर, सांसों को अंदर खींचना कस खींचना होता है, तो बहुत तेज धुएं को, बीड़ी के को जलाए थे, बीड़ी पी रहे थे तो धुएं को अंदर खींचे, उसे 2-3 बार कस खींचा उन्होंने, फिर गला साफ किया, थोड़ा खांसते हुए अपना गला साफ किए और बड़े ही अंदाज में बोले। उनका अंदाज बड़ा अलग था, हमने पहले ही गद्य भाग में बताया है कि पंचहजारी अंदाज, माने 5000 सैनिकों का जो सेनापति होता है वैसा अंदाज मियां नसरुद्दीन का था। ठीक, तो अंदाज बोले अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई देते हैं, आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। बच्चों देखिए लेखिका कृष्णा सोबती की हर बात को मियां नसरुद्दीन सीधे बताने के बजाय घुमा फिरा करके बताते हैं। ठीक, लेखिका ने पूछा कि आपको कोई सीख आपके पिता ने दी हो, तो उन्होंने कहा नसीहत कैसी, ये तो काम करने से आता है। फिर उन्होंने, लेखिका ने कहा कि इस भट्ठी पर जब आप पहली बार आए होंगे तो कुछ तो आपके पिता ने बताया होगा, तो उन्होंने कहा ठीक ही आप पूछ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक बच्चा जब गुरु के पास, उस्ताद के पास जाता है तो गुरु उसको सिखाता है, अब उसमें क्या नसरुद्दीन कहते हैं वो भी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं कि उस्ताद माने गुरु, टीचर, शिक्षक कहता है कह अलिफ। बच्चों अलिफ जो है ये जैसे आप हिंदी की वर्णमाला जानते होंगे, क ख ग घ अंगा, ये हिंदी की वर्णमाला है। ठीक, इंग्लिश में आप ABCD सबसे पहले सीखते होंगे, इसी तरह से फारसी के जो हैं वो अलिफ बे ते जीम जाल इस तरह के लोग पढ़ते हैं, तो अलिफ जो है वो सबसे पहला ही समझ लीजिए कि अक्षर है फारसी का। तो बच्चों को देखिए जब शुरुआत पढ़ाया जाता है, जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो उन्हें अ आ ई इस तरह के स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से अलिफ बे ते जीम इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन लेखिका से कहते हैं कि जब बच्चा पहली बार जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अलिफ। कह अलिफ माने कहो अलिफ, तो बच्चा क्या कहता है? अलिफ कहता है। फिर उस्ताद माने गुरु कहता है कह बे, तो वो बे कहता है। फिर कहता है कह जीम, तो जीम कहता है। देखिए हिंदी में वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन क ख ग घ जैसे आप सीखते हैं वैसे फारसी उर्दू में अलिफ बे जीम ये उसके वर्ण हैं। ठीक, तो इन्हें वो पढ़ते हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। बात लेखिका से कर रहे हैं मियां नसरुद्दीन, और वह बताते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस्ताद उसे अलिफ बे जीम सिखाता है, माने शुरुआती अक्षरों का ज्ञान कराता है।
ये सब घुमा फिरा कर बात करते करते अपने शागिर्द माने जो चेला था, जो शिष्य था, जो नौकर था, उसके सिर पर हाथ रखते हैं तेजी से, और वह उनकी बात को प्रमाण करता है, समर्थन करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को कहा कि साहिब आप समझ गई, एक तो पढ़ाई ये होती है कि बच्चा स्कूल में जाता है और उस्ताद या गुरु उसको अलिफ बे जीम जैसे वर्णमालाओं का ज्ञान करा देता है, लेकिन एक दूसरी शिक्षा होती है। दूसरी शिक्षा क्या होती है? देखिए, बात बीच में छोड़ सामने से गुजर रहे मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? माने बात मियां नसरुद्दीन किससे कर रहे हैं? लेखिका से कर रहे हैं। लेखिका से बात करते हैं और कहते हैं कि एक पढ़ाई होती है कि बच्चा उस्ताद के पास जाता है, अलिफ बे जीम सिखाया जाता है। तब तक मीर साहब सामने रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने बीच में ही बात को छोड़ करके मीर साहब को आवाज़ दिया, पुकारा दुकान में से कि आज सुबह आप क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, माने लौट के आएंगे तो बताएंगे। तो लेखिका ने सोचा कि मियां नसरुद्दीन बात भूल गए होंगे, याद दिला दें। तो लेखिका ने कहा, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, माने आप दूसरी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे। एक तो आपने बता दिया कि बच्चा स्कूल में जाकर के सीखता है, दूसरी पढ़ाई कौन सी है? इस बार मियां नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। मियां नसरुद्दीन ने ऐसे सिर हिलाया कि जैसे वह सुकरात जैसे बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक फिलासफर हो, सब कुछ जानते हों दूसरी तीसरी पढ़ाई के बारे में। ऐसे सिर हिलाया उन्होंने मियां नसरुद्दीन ने कहा, हाँ एक दूसरी भी पढ़ाई होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्चे में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में। बच्चों, पुराने समय में मदरसे में शिक्षा दी जाती थी, आज भी मदरसा चलते हैं, और उर्दू फारसी की अरबी की शिक्षा दी जाती है, अन्य भी विषय पढ़ाए जाते हैं। पुराने समय में जैसे आप अगर किसी बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है तो कहते हैं कि हाँ यह LKG में है, फिर UKG में जाएगा, फिर फर्स्ट में जाएगा, फिर सेकंड में जाएगा। तो ऐसे जमात माने कक्षा क्लास पहले कच्ची में बैठते थे, मदरसे में जाते थे। तो कच्ची में अर्थात उनका नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि वो जा कर के केवल स्कूल जाना आना और कुछ बोलना बात करना सीखते थे। फिर उनका एडमिशन जब होता था पक्की में, मतलब 1 में, क्लास 1 में जाते थे। तो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन ने क्लास की ही बात की है। लेखिका से बताते हैं कि न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में। न कच्ची क्लास में बैठा, न पक्के क्लास में क्लास 1 में बैठा, न दूसरी क्लास में बैठा, सीधा तीसरी में। तो लेखिका से फिर प्रश्न किया मियां नसीरुद्दीन ने, हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? एक शब्द है, देखिए, जमात। इसका अर्थ होता है कक्षा। तो मियां नसरुद्दीन उल्टे लेखिका कृष्णा सूक्ति से ही प्रश्न कर बैठे कि जब कच्ची में नहीं बैठा, पक्की में नहीं बैठा, दूसरी क्लास में नहीं बैठा, सीधे तीसरी में जब गया तो अन्य जमातों का, अन्य कक्षा का, अन्य क्लास का क्या हुआ? माने कच्ची, पक्की, दूसरी क्लास का क्या हुआ? उन तीनों क्लासों का, माने क्लास का। लेखिका सोचने लगी कि अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। मियां नसीरुद्दीन क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेखिका के समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी बात का निचोड़, सारांश कहते ही नहीं है, वो केवल घुमा फिरा करके कुछ ऐसी गोल मोल बातें करते हैं कि जो क्लास, उस्ताद, मदरसा, इन सब के इर्द गिर्द उनकी बातें घूम रही हैं। देखिए बच्चों, और जा बैठा तीसरे। इस बार देखिए, लेखिका को ये ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, माने अपने वह सार बताएंगे, महत्व बताएंगे बात का, एक
तर्क देंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे माने हमसे ही प्रश्न पूछते रहे, लेखिका से ही पूछते रहे। मियां नसरुद्दीन ने कहा आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, 2-3 क्लास का क्या हुआ। लेखिका ने कहा यह बात मेरी समझ के बाहर है, मैं समझ नहीं सकती आपकी बात। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? शाही नानबाई मियां कल्लन। तो मियां कल्लन के जो पौत्र मियां नसरुद्दीन थे, जब लेखिका ने कहा कि हम नहीं जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो खिलखिला करके हंस देते हैं। और जब खिलखिला करके हंसते हैं तो उनके मुंह में 2-4 कुछ बचे हुए दांत थे, बाकी टूट गए थे, वो भी दिखाई देने लगते हैं। अब मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि मैंने अभी साफ स्पष्ट अपनी बात नहीं बताई, लो अब हम आपको समझा देते हैं, हमारी बात अभी आपको समझ में आ जाएगी कि कच्ची और पहली और दूसरी क्लास में क्यों नहीं बैठा। देखिए, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना, आँच माने आग लगाना, लपटे देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसरुद्दीन ने कृष्णा सोबती से कहा कि सबसे पहले हमने बर्तन धुलना काम किया। इस भट्टी पर आकर जहाँ रोटियां बनने का काम होता है होटल पर, वहाँ पर पहले हमने बर्तन धुला। बर्तन धुलना सीखते सीखते भट्टी में आग कैसे लगाई जाती है, कोयला कैसे दहकाया जाता है, कितनी आंच पर कैसे रोटी पकाई जाती है, ये सब हमने करना शुरू किया, तब जा कर के हम इस कला को सीख पाए। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा किया कि उन्हें हमको जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब कि यह तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। बच्चों, एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, देखिए, दिया हुआ है कि मियां नसरुद्दीन ने फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की, देखिए, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका कृष्णा सोबती से कहा कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। बच्चों, यहाँ पर 2 तालीम आई है, एक है ज्ञान या शिक्षा और दूसरा है शिक्षा देना। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका कृष्णा सोबती से कहा कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। किसी ज्ञान को, किसी हुनर को, किसी जानकारी को कैसे शिक्षा दिया जाए, कैसे सिखाया जाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मियां नसरुद्दीन किसी क्लास में, जमात में कभी पढ़ने नहीं गए थे, और एक अच्छे नानबाई रोटियां बनाने की कला में यदि पारंगत हुए तो वह सबसे पहले अपने पिता से उन्होंने सीखा बर्तन धुलना, भट्ठी में आग लगाना, आँच बनाना, उसके बाद तब जा कर के कहीं वह रोटियां बना पाए। और उन्होंने लेखिका कृष्णा सोबती से कहा कि तालीम अर्थात जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, किस प्रकार से वह शिक्षा दी जाए, वह ज्ञान दिया जाए, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चों, किसी भी ज्ञान को, किसी भी जानकारी को बड़ी सरलता से किसी दूसरे
को सिखा देना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो एक तालीम का अर्थ ज्ञान या शिक्षा, और शिक्षा देना अर्थात उसको सिखाना, सीख कह सकते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण बात होती है, ये उन्होंने कहा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, लेखिका ने सिर हिलाया, हाँ साहिब माना, माने उन्होंने, लेखिका ने मान लिया। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। जोश में आ गए मतलब थोड़ा सा अपने आप में गर्व में, अहंकार में, उत्साह में आ गए कि हमने तो समझा दिया लेखिका को। क्या हुआ? उन्होंने कहा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। वैसे खोमचा लगाना जो रोड पर दुकानें लगाई जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग दाने मूंगफली बेचते हैं, खोमचे लगाते हैं, तो उससे कहा इन्होंने, मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका कहती है कि खोमचे उमचे वाली बातों में भटकने लगे थे, तो लेखिका ने फिर इनको घुमा करके बात से उसी जो लेखिका जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, वहाँ ले आई। उन्होंने कहा कि आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका ने कहा कि आप खानदानी नानबाई हैं। लेखिका ने बच्चों कहा कि आप खानदानी नानबाई हैं, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? माने और भी ऐसे लोग हैं जो खानदानी मुगलों के समय से रोटियां बनाने की कला में पारंगत रहे हैं, उनकी भी दुकानें हैं। अब देखिए मियाँ नसरुद्दीन क्या बताते हैं, इसे हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित, आप गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर अवश्य लिखेंगे, और इस पाठ को आप 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि कुछ कठिन जो शब्द हैं उर्दू, फारसी के, अरबी के, उसके अर्थ आपको पता चल सके। और आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे तो मियाँ नसरुद्दीन के विषय में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।